गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? गुड। चलो एज यूजुअल। मैं हमेशा बढ़िया ही रहता हूँ, आज थोड़ा ज़्यादा बढ़िया हूँ। हाँ, थोड़ा स्पेशल तो है। चलो शुरू करें। कहाँ तक पढ़े थे अपन? वर्ण सिस्टम हो गया था। चलिए बढ़िया है। किसी को कोई डाउट है बच्चे लास्ट क्लास में? किसी को भी? हाँ ठीक है। हाँ ओके ठीक है। और किसी को? एनीवन? नो। चल सो एक बार रिवाइज करा देता हूँ शॉर्ट में। सो बेसिकली अपन सोसाइटी पढ़ रहे थे, है ना? और ये कौन सा सोसाइटी है? तो लेटर वैदिक एज का सोसाइटी है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने देखा महिलाओं की स्थिति के बारे में, और हमें ये पता चला कि जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होनी स्थिति स्टार्ट हो गई है। इसके पीछे हमने सोचा कि क्यों ऐसा हुआ है, तो हमें दो चीज़ें देखने को मिली कि एक तो इनका प्रशासनिक जो कार्य था, जैसे कि ये लोग सभा और विधत में काम किया करते थे, तो यहाँ पे विधत पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, है ना? तो महिला तो ऐसे ही यहाँ पे काम नहीं कर पाई, और सभा से महिलाओं को बाहर कर दिया गया कि अब महिलाएं जो हैं वो सभा में नहीं काम करेंगी। तो ये हमको देखने को मिला कि महिलाओं की स्थिति जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। दूसरी चीज़, अभी भी इनको शिक्षा का अधिकार है, ये पॉइंट अपन को याद रखना है। अभी भी ये डिबेटिंग कर सकते हैं, तो ये सारा चीज़ें अभी इनको राइट प्राप्त है। उसके बाद हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ा और हमने विवाह पद्धति के बारे में देखा। तो विवाह में सबसे पहले जो हमने नियोग पढ़ा था, पहले नियोग वही है जिसको हम लेविरेट भी कहते हैं या नियोग भी कहते हैं। और जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके छोटे भाई से शादी करने वाला जो परंपरा था ये कंटिन्यू चल रहा है अभी। लेकिन एक और हमने पढ़ा था जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं, जो लव मैरिज हुआ करता था, और गंधर्व विवाह को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे खत्म है पूरा। 8 प्रकार के विवाह है, करते थोड़ी थे सब। 8 प्रकार के विवाह का सिस्टम है, जरूरी थोड़ी 8 करेंगे, है ना? गंधर्व विवाह खत्म है। इसी के साथ हमने देखा कि यहाँ पे 8 अलग अलग प्रकार के विवाह पद्धति है, जिसमें से सब नहीं करते थे, बताया गया है कि ये पद्धति ये पद्धति ये पद्धति। जैसे मान लो कोई अपनी बेटी को बेच दे तो वो अलग पद्धति हो गया, कोई किडनैप करके कर ले। जैसे बिहार में एक समय था जब चल रहा था पकड़ुआ विवाह। पकड़ुआ विवाह का मतलब अगर आप अधिकारी बन गए, ठीक है, तो आपको रात में पकड़ लिया जाता था और नशे के हालत में आपकी शादी हो जाती थी, और सुबह जब नशा खुलता तो एक लड़की आपके बगल में बैठी मिलती। आप ये भी नहीं बोल सकते मैं इसको छोड़ दूंगी क्योंकि आप गन पॉइंट पे हो, ठीक है? तो ये चीज़ें हुआ करती थी। तो 8 प्रकार के विवाह है, बट सब नहीं होता था, 1-2 अच्छा माना जाता था, लेकिन 8 प्रकार के याद रखिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि सती व्यवस्था अभी भी नहीं आई है, बाल विवाह चाइल्ड मैरिज अभी भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। 2 प्रकार के और हमने विवाह के बारे में देखा, एक अनुलोम विवाह होता था और दूसरा होता था प्रतिलोम विवाह। ठीक है, ऐसा होता नहीं था, 2 प्रकार के विवाह की परंपरा है। अनुलोम का मतलब है जब ऊंची जाति का लड़का या ऊंचे वर्ण का लड़का या ऊंचा क्लास का लड़का नीची क्लास की लड़की को शादी करे तो इसको अनुलोम कहते हैं, और जब ऊंची क्लास की लड़की, है ना, गर्ल, और नीची क्लास के लड़के, लोअर क्लास का लड़का है, उससे शादी करे तो इसको प्रतिलोम कहते हैं। हालांकि ये दोनों प्रकार के विवाह को प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, लेकिन अगर सिचुएशन बहुत ही खराब है तो आप अनुलोम विवाह को अनुमति दे सकते हो, बट प्रतिलोम कभी भी अनुमति नहीं दिया जाता था। ये सारी चीज़ें हमने कवर की। उसके बाद हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में बात किया था। वर्ण व्यवस्था का जो साक्ष्य है बेटा वो ऋग्वेद के, है ना, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, और यहाँ पे अब वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म आधारित हो गया है, बर्थ के बेसिस पे।
पहले हमने देखा था कि आप जो काम करते हो उसके आधार पे आपका वर्ण डिसाइड होता है, लेकिन यहाँ पे जिस वर्ण में आप जन्म ले लिए वही वर्ण आपका हो जाएगा। तो ये जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था था। कितने प्रकार के? तो सेम वही 4 प्रकार के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अभी भी ये 4 प्रकार के ही वर्ण व्यवस्था है। आई थिंक हमने यहीं तक कवर किया था। एक और टॉपिक हमारा था 16 संस्कार के बारे में। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वैसे ही यह संस्कार, इवन जन्म लेने से पहले ही संस्कार शुरू हो जाता है, जैसे गर्भधारण संस्कार, ठीक है। यानी बच्चा जब माँ के कोख में रहता है तब से ही ये संस्कार शुरू हो जाता है, और अंतिम रूप से जब अंत्योष्टि संस्कार होता है, जब यानी उसको जला दिया जाता है, तो वो अंतिम संस्कार होता है जिसको हम 16 काउंट करते हैं। ये मैंने आपको बोला था कि 16 की लिस्ट आप लिख लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, रटना नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण है जो कि पूछा जाता है प्रीलिम्स में। उपनयन संस्कार के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, जिसको जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। जनेऊ का मतलब है सिंपल, ये जनेऊ धारण करने का अधिकार होता था, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन 3 को दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को दिया गया था। शूद्रों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था और महिलाओं को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं था। इसी से हमने आगे देखा कि एक द्विज सिस्टम होता है। द्विज सिस्टम का मतलब है कि अगर आप जनेऊ धारण कर रहे हो तो आप ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन रूप में 2 बार बर्थ ले सकते हो। ऐसे बर्थ लेने की आपको अनुमति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि एक बार आप ह्यूमन हो तो 84 लाख योनियों के बाद ही आप ह्यूमन बनोगे, पुरुष बनोगे, या मतलब इंसान बनोगे। लेकिन अगर आप जनेऊ धारण करते हो, ये परंपरा अपनाते हो, तो आप द्विज कहलाओगे, यानी एक साथ 2 बार ह्यूमन लाइफ आपको मिल सकता है। ये भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद और कुछ डिस्कस किया था, हाँ एक पॉइंट, गोत्र हमने डिस्कस किया था। गोत्र के बारे में, गोत्र क्या होता है तो को पता होगा अपना अपना गोत्र। इसकी शुरुआत जो है वो काऊ डंग से होती है। काऊ डंग का मतलब है जहां गाय बांधी जाती है। सभी अपने अपने गाय को एक जगह पे बांधते थे, और उस आश्रम का जो ऋषि होता था, उस ऋषि के नाम पे आपका गोत्र निश्चित होता था। ऐसा माना जाता है कि एक गोत्र में सगोत्रीय विवाह नहीं किया जाना चाहिए। एक ही गोत्र, मान लो ये लड़का का गोत्र समान है और ये लड़की का गोत्र समान है, तो इनकी शादी नहीं की जानी चाहिए, ऐसी बात कही गई है। एक्सोगेमी कही गई है, यानी आप दूसरे गोत्र में शादी करोगे, एक ही गोत्र में शादी नहीं करोगे। क्लियर है बेटा? ओके, तो यहां तक हमने सारी चीजें कवर कर ली थी। बहुत महत्वपूर्ण है सोसाइटी, बहुत अलग अलग चीजें हमने डिस्कस की। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए, फिर आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। याद हो गया पूरा? ऐसे रिवाइज करना होता है। एक वाइट पेपर लीजिए, रफ कॉपी लीजिए, और उसी में लिख के देखिए कि आपको याद है कि नहीं। ठीक है? रिवीजन का मतलब ये नहीं कि कॉपी पलट पलट के देख रहे हैं, है ना। वो बहुत बाद का रिवीजन होता है, जब आपको सब कुछ याद है और एक नज़र इसको पलट के देखना है। ठीक है, चलिए, और किसी को डाउट? हाँ हाँ हाँ, कौन से वाला? बताया था ना उसमें कि अलग अलग बुक अलग अलग लिखती है। टेंशन मत लो, नहीं नहीं, इसको बेस लेके चलो। यूपीएससी का भी डेट नहीं पूछेगा। और दूसरी चीज, सिंधु घाटी सभ्यता का वो सिर्फ मैच्योर वाला वहां पे दिया है ना, तो उससे हम एक्स्ट्रा पढ़ लिए ना। वो सिर्फ मैच्योर पढ़ा रहा है, हम अर्ली और लेट दोनों को पढ़ लिए, तो ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं। आप टेंशन मत लो, डेटा के मामले में आप क्लास नोट्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है, एक एक डेटा है ना, बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट के नज़रों से गई हुई है, तो वो एक एक डेटा मेरे नज़रों से गई है। कहीं ना कहीं स्पेसिफिक किताब या फिर कोई बहुत अच्छे पब्लिशर से ही लिया है मैंने वो डेटा। ठीक है, तो उस पर टेंशन आप मत लीजिए। कई बार क्या होता है, जब हम प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो अलग अलग किताबों में डेट अलग अलग हो जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता, वो तो आदि मानव थे, लिख के थोड़ी कुछ रखे हैं। तो ऐसा डेट में मैं इसीलिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो कई बार बोला भी था कि डेट इधर उधर हो सकता है, आपको डेट में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना, बस एक रफ आइडिया होना चाहिए कि सर इस टाइप पे यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, बस एक रफली आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, और किसी को कोई डाउट? बताइए, कुछ और है किसी और को?
जैन, ये पारसी ग्रंथ है, ईरान में चलता है ना। तो वो माना जाता है कि ऋग्वेद उससे सिमिलर है। जैसे ऋग्वेद में हमने अग्नि के बारे में पढ़ा, तो अवेस्ता वहाँ का अग्नि देवता है, जैन अवेस्ता। ठीक है, पारसी धर्म हम जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिस्कस करूंगा मैं। जोरोस्ट्रियन रिलीजन बोलते हैं, जोरोस्ट्रियन। चलिए यहाँ तक। हाँ पूछिए। क्या क्या क्या? गण का मतलब होता है समूह। ठीक है, कई किताबों में जो हमने 3 पढ़ा है ना, सभा समिति विधत, उसमें 4 दिया गया है। ठीक है, तो वो कई जगह दिया, सब जगह नहीं दिया, इसलिए मैं गण नहीं बताया, है ना। गण, हाँ, गण का मतलब होता है संघ, एक साथ मिलके कुछ भी काम करने को गण कहते हैं। दूसरा कौन सा टर्म बता रहे हो वो दिखाओ। हाँ एक बार उसको दिखा दो। और किसी को कुछ है तो पूछ लो भाई आज, क्योंकि ये टॉपिक का लास्ट क्लास है, मेरे को ज़्यादा आज पढ़ाना नहीं है। नहीं, एक बार सबको ध्यान में रख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। कहाँ पे? द किंग डिड नॉट मेंटेन एन रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी बट इन द टाइम ऑफ हिज परफॉर्म डिफरेंट ट्राइब ग्रुप कॉल्ड व्रता। जो मैंने आपको बताया ना कि सब लोग एक साथ मिलके, मतलब ऐसे देखो, मैंने ये भी डिस्कस किया था कि स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती है ना। जब वॉर की कंडीशन आती है तो जितने भी ट्राइब्स के प्रमुख हैं सब एक साथ मिलके अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसी को व्रता कहा जाता है, इसी प्रोसेस को। ठीक है, ये जो प्रोसेस है कि इनके पास आर्मी नहीं है, वॉर के समय सब एक साथ आके मिल जाते हैं, इसी को व्रता कहा गया है। जानने की जरूरत नहीं है उतना। गण ग्राम सरधा, बाय एंड लार्ज इट वाज ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखिए व्रता हो गया, फिर एक साथ और मिल गए सब लोग तो संघ बना लिए, गण बना लिए। तो ये ट्राइब्स जब एक साथ मिलते हैं, इन्हीं के लिए अलग अलग टर्म दिया गया है, बाकी ऐसा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। चलिए और किसी को, आप पढ़ते रहिए साथ में, है ना, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, और जहां भी डाउट हो ऐसे ले आइएगा बुक और आप पूछ सकते हैं। ठीक है। पंचजन में जो 5 दिया है ना, त्रुवु, क्रूमु, ऐसा कर करके 5 है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो मैं आपको लिखवाया हूं ना 3-4 ट्राइब्स कि इन लोग मिलके पंचाल बना लिए, इन लोग मिलके कुरु बना लिए, बस उतना याद रखिए। सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम यूनिवर्सिटी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि वो किताब से ही पूछेगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली पूछता है, या फिर जो इंपॉर्टेंट है वो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, और किसी को? फिर से बोलो, नहीं समझा। हाँ अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, सर्च फॉर काउ के लिए मैंने आपको आई थिंक दोहित्री ऐसे गविष्ठी बताया है ना, और युद्ध के लिए अलग वर्ड है, तो वो आप टेंशन मत लीजिए। सर्च फॉर काउ का मतलब है कि शाम तक अगर वो वापस काउ डंग पे नहीं आती है तो आप सर्च करने जाओगे। ठीक है, इसी को शाम का बेला कहते हैं, गोधूली बेला कहते हैं। ठीक है, तो वो अलग है गोधूली, और जो वॉर के लिए गविष्ठी वर्ड किया गया है वो अलग है आपका, कि गाय अगर कोई चुरा लिया या फिर गाय हमारा नहीं मिल रहा है तो हम उसके लिए वॉर करेंगे, गाय को खोजेंगे, गाय को मतलब लूटेंगे, ऐसा, तो वो अलग वर्ड है। ठीक है, चल, तो अब इसी में समाज में हमें 1-2 टर्म और पढ़ना है, जिसको आश्रम व्यवस्था पहले हम पढ़ लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखिए हमारी लाइफ को ऐसा माना जाता था कि 100 वर्ष की हमारी जीवन है ना, जीवन प्रतिष्ठा है, तो 100 वर्ष को हमने 4 भागों में बांट लिया, ईच 25, और इसी को हम आश्रम कहना शुरू कर दिए, आश्रम व्यवस्था। ठीक है, सबसे पहला जो आश्रम है इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। क्या कहते हैं बच्चे? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। और दूसरा जो है इसी को कहते हैं गृहस्थ, गृहस्थ। तीसरा जो है इसी को कहते हैं वामप्रस्थ, वामप्रस्थ। और चौथे को हम कहते हैं सन्यास। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे तो हमको बहुत डिटेल में समझना है इसको। देखिए पूरे हमने जीवन को 100 साल माना है और इसको
4 भागों में डिवाइड कर दिया। ये वो समय है जब ऐसा माना जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करने चाहिए आपके एजुकेशन पे, 0 से लेके 25 साल तक। तो पढ़ लो बेटा, इधर उधर हाथ पर मत चलाओ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रह्मचर्य के पालन करना है, एजुकेशन पे ध्यान रखना है, मेडिटेशन पे ध्यान रखना है, ये काम करने हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी एजुकेशन खत्म हो जाती है 25, उसके बाद आप शादी ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, जो करना है करो। इस समय आपको जो करना है लाइफ गृहस्थ के बारे में, ह्यूमन लाइवलीहुड के लिए जितने भी काम करने वो सब करो। शादी ब्याह, बच्चे पैदा करना, उनका शादी करना, ठीक है, धन कमाना, जितना भी करना है ये सब गृहस्थ में आ जाएगा। जब बच्चों की शादी ब्याह आप कर दोगे तो आप हाफ रिटायरमेंट ले लो और पूजा पाठ में लग जाओ, है ना। हाफ रिटायरमेंट, इसी को कहते हैं वामप्रस्थ। वामप्रस्थ हाफ रिटायरमेंट हो गया आपका। अब आपको मोह माया छोड़ देना चाहिए, लेकिन छूटता नहीं है ना। मेरे लाइफ एग्जाम्पल हैं इसके, नाना जी, ठीक है। नाना जी के 4 बेटियां और 2 बेटे, जिसमें से एक मेरी मम्मी। चारों बेटी की शादी हो गई, है ना। दोनों बेटे के शादी हो गए, सबके बाल बच्चे अच्छे खासे। मेरी बड़ी वाली मौसी की बेटी की भी शादी हो गई, उसके भी 3 बच्चे हो गए। मतलब अच्छा खासा फैमिली ट्री बन गया है। आज भी नाना जी को भी लाइक थोड़े पैसे और कमा लेता तो मजा ही आ जाता, है ना। तो ये वाली स्थिति है भाई। उनको मैं बोल रहा हूँ कब से कि अब तो सन्यासी हो जाओ भाई, पूजा पाठ में ध्यान रखो, तीर्थ यात्रा करो, बट नहीं, हमको काम करना है। क्यों? काम करूंगा तभी तो तुम लोग को पालूंगा। अबे हम मतलब खुद पलने के लिए रेडी हैं, हमको मत पालो, ठीक है। बट आज होता नहीं है, बट ऐसा बताया गया है कि जब भी आप इस एज तक पहुंच जाओ तो आप हाफ रिटायरमेंट ले लो, जीवन से थोड़ा सा दूर हो जाओ, पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाना शुरू कर दो। उसके बाद जैसे ही 75 की उम्र होती, उसके बाद आप कौन मैं कौन ऐसा वाला घर त्याग दो और पूरी तरीके से जंगल में जाके सन्यासी बन जाओ, ठीक है। हालांकि ये जो सन्यास वाला चौथा जो आश्रम है ये अभी नहीं जुड़ा। देखिए आश्रम 4 होता है, मतलब आश्रम व्यवस्था 4 है, बट ये जुड़ा कब? बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय पे। ये अभी नहीं जुड़ा है। इस काल में सिर्फ और सिर्फ 3 आश्रम है, ये पॉइंट अपन को याद रखना है। लेकिन चौथा जो सन्यास होता है, जिसमें पूरी तरीके से रिटायरमेंट लेनी होती है और आप जंगल जाओ, पूजा पाठ जो भी ध्यान वगैरह, मतलब भगवान को अपना डिवोटी हो जाओ, इसी को बुद्धिज्म और जैनिज्म के टाइम पीरियड पे जोड़ा गया, ठीक है। जब इन्हीं चारों आश्रम के साथ हम वर्ण व्यवस्था को जोड़ देते हैं, जब इन 4 आश्रम के साथ 4 वर्ण व्यवस्था को जोड़ देते हैं तो इसी को वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। ये वर्ड आप लोगों ने आई थिंक सुना होगा, वर्णाश्रम, ठीक है। तो जब 4 आश्रम व्यवस्था को 4 वर्णों के साथ जोड़ देते हैं तो इसी को वर्णाश्रम व्यवस्था कहा जाता है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? समझ में आ रहा है? अरे मतलब साथ में मिला दिए ना कि हम आश्रम व्यवस्था पढ़ लिए और वर्ण व्यवस्था पढ़ लिए। आश्रम व्यवस्था हमारे समाज में है, वर्ण व्यवस्था, दोनों के एक साथ, वर्णाश्रम व्यवस्था, ठीक है। लिख लिए इतना? समझ में आ रहा है बेटा? ओके, लिख लिए ना। अब चलते हैं थोड़ा सा, 3 प्रकार के ऋण दिया गया है वेद में, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहां तो कुछ पूछना है तो बता दीजिए एक बार। हाँ जी, वर्णाश्रम के बारे में नहीं, मेरे समाज में लाइक बोल लो कि हम मॉडर्न भी हैं और हम संस्कारी भी हैं। आपकी पत्नी आई, वो मॉडर्न भी है, जब आपके साथ घूमने जाती है फुल मॉडर्न, जब आपके परिवार के साथ रहती है फुल संस्कारी, तो आप उसको क्या कहोगे? नहीं बताओ क्या कहोगे? तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं क्या कहूँगा मुझे पता है। तो जब ऐसे ही समाज में दोनों आ गया तो दोनों को जोड़ के वर्णाश्रम कह दिए, ठीक है। ऐसे बताऊंगा थोड़ी यार, मतलब वर्णाश्रम ऐसा कुछ आया नहीं था बेटा, दोनों समाज में चल रहा था तो हम दोनों को एक साथ जोड़ के वर्णाश्रम बोल देते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ये कोई आया नहीं था, ये कोई टर्म नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो अब ऋण व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। 3 प्रकार के ऋण है। एक है आपका पितृ ऋण, पितृ ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, और तीसरा जो है इसको कहते हैं देव ऋण। मतलब इन तीनों का हमारे ऊपर ऋण है और इसको हमको चुकाना पड़ेगा।
सबसे पहला हमें पिता का हमारे ऊपर ऋण है, दूसरा ऋषि का ऋण है और तीसरा देवों का ऋण है। ठीक है, समझिए थोड़ा सा पितृ ऋण को कैसे हटाया जा सकता है, ऋण से हटा कैसे जा सकता है। तो जब आप पुत्र करते हो या फिर आपको पुत्र की प्राप्ति होती है तो इस ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। जब आपके बच्चे होते हैं तो आप अपने पिता के ऋण से, क्योंकि पिता ने आपको जन्म दिया, आप पे ऋण है, आपने अपने बच्चे को जन्म दिया तो आप इस ऋण से हट गए। ठीक है। ऋषि ऋण, जब आप इस पुत्र को शिक्षा देते हो, है ना, तो आप ऋषि ऋण से हट जाते हो, क्योंकि आपके ऋषि ने आपको शिक्षा दिया, आपके ऊपर ऋण है। आप वही शिक्षा अपने बेटे को जब दिलवाते हो या देते हो तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हो। अब अरे रुक जा मेरे बाप, या तो मैं पढ़ाऊं तो इधर देख लिया करो, लिखो मत। अगर आपकी एक्सपेंशन में मतलब इतना ही कम है कि मैं नहीं कर पाऊंगा दोनों, तो मत लिखा करो। ठीक है, एक फ्लो होता है, मेरे को समझाने तो दिया। अब यहाँ मैं समझा रहा, इसको समझा पितृ ऋण, और जब मैं समझा रहा था तुम लिख रहे थे, तो ये गलती मत करो। आपको चाहिए तो मैं पूरा नोट्स दे दूंगा भाई, भर भर के नोट्स दे दूंगा। ठीक है, अभी चलना मेरे साथ ऑफिस में, मैं लेके आया हूँ उसको तेरे को दे दूंगा। ठीक है, तो जब मैं समझाऊं तो थोड़ा सा इधर फोकस किया करो, अपने ऊपर देख लो ना। जैसे मेरा क्या है, मैं अगर पढ़ता हूं तो मैं 2x में पढ़ लूंगा, 2x में नोट्स बना लूँ, मुझे पता है मेरा। बट आपको अपना पता होना चाहिए ना कि जब सर बताते हैं तो मेरा ध्यान कैसा रहता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। फिर से बता रहा हूं, पितृ ऋण होता है जब आप अपने पुत्र की, मतलब जब आपको पुत्र की प्राप्ति होती है तो आप पितृ ऋण से मुक्ति पा लेते हो। उसी प्रकार से दूसरा है ऋषि ऋण, जब अपने पुत्र को शिक्षा दिलवाते हो तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हो। और जब आप देवताओं की पूजा पाठ करते हो, यज्ञ अनुष्ठान करते हो, है ना, यज्ञ करते हो, तो आप देवताओं के ऋण से भी मुक्त हो जाते हो। तो ये 3 प्रकार के ऋण व्यवस्था दिया गया है उत्तर वैदिक काल में, और इनसे कैसे मुक्ति पानी है ये भी दिया गया है। क्लियर है? हाँ, लिखिए। नहीं, मेल चाहे सिंपल आप पुत्र ही लिख लो। हाँ, नहीं स्थिति खराब हो रही है, बेटा ही चाहिए। लिख लो। और हाँ, डांटना मेरा थोड़ा सा काम है, तो आप लोग इस बात को एकदम बुरा मान के, ठीक है, कि नहीं कल से तो मैं सर से बात ही नहीं करूंगा, सर ने मेरे को डांट कैसे दिया। भाई एक टीचर डांटता है तो भी वो समझाने का ही वे रहता है। ठीक है भाई अभिषेक जी, नहीं तो पता चला बाहर खड़ा है ये गुंडा लेके कि आजा बताता हूँ, तो फिर मैं भी अपने गुंडे बुलाऊंगा। तुझे पता है ना कहाँ से हूं मैं, डायलॉग खराब कर दी भाई। यहीं से हूं मैं, मजाक कर रहा हूं, डोंट वरी। चलिए, हो गया। अच्छा, आप लोग हिंदू धर्म में ये पुरुषार्थ वगैरह तो समझते हो गया ना। पुरुषार्थ 4 प्रकार के, कौन कौन सा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। तो कहीं पे लिख लो थोड़ा सा पुरुषार्थ। ठीक है, बता देता हूं। देखिए, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि आप अपने जीवन में ये 4 काम तो करोगे ही करोगे, तभी आपको पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। जैसे पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। जब हम फिलॉसफी पढ़ेंगे ना चैप्टर 5 में, तो आपको इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो इसलिए अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। धर्म का मतलब है आपको रिलीजन तो अपनाना ही भाई, आपको धार्मिक होना है ना। बिना धर्म किए, धार्मिक अनुष्ठान किए, यज्ञ अनुष्ठान किए आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेट हमारा जो गोल है बेटा वो सैल्वेशन है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति है। हमें मोक्ष चाहिए, इस जीवन से परे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको धर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्थ यानी पैसा होता है, रुपया, वेल्थ होता है। आप जितना मन वैसा पैसा कमाओ, है ना, जितना मन उतना पैसा कमाओ, अर्थ कमाओ, फुल पैसा, एकदम अमीर हो जाओ। काम का मतलब होता है सेक्सुअल प्लेजर, आप जितना हड़कम मचाना है मचाओ, है ना, काम में जितना मोह हो जाना है हो जाओ। लेकिन इन सब करने के बाद एक समय आएगा जब आपको मोक्ष प्राप्त करना होगा।
ये जीवन की सच्चाई है। आपको धर्म अपनाना है, अर्थ अपनाना है, काम अपनाना है, और अल्टीमेट रूप से आपको सैल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो इसके अलग अलग धर्म में अलग अलग आप बोल सकते हो कि प्रथा है कैसे मोक्ष प्राप्त करनी है। बेसिकली हम दो धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म, कि उसमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी होती है, जिसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पुरुषार्थ है 4 प्रकार के, इसको याद रखिएगा। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबके मीनिंग मैंने बता दिया। धर्म का मतलब आपको अपने काम करने हैं, धार्मिक चीजें करनी है, यज्ञ अनुष्ठान करने हैं। अर्थ का मतलब होता है जितना ज्यादा आप वेल्थ कमा सकते हो, पैसे कमा सकते हो। काम का मतलब होता है सेक्सुअल प्लेजर, और मोक्ष का मतलब होता है आपको सैल्वेशन की प्राप्ति। इज इट क्लियर? एनी डाउट? तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अभी स्पिरिचुअल चीजें नहीं आई है बेटा, जब उपनिषद आएगा तब स्पिरिचुअल चीजें आएंगी, और उपनिषद याद रखना बाद में है ना, अभी नहीं आया है। किससे? नहीं 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 नहीं, ऐसा एज से कोई नहीं। बहुत सारा आप देखते हो बेटा कि 8-9 साल में कोई वो महात्मा बन जाते हैं, देखते हो ना कि कोई ऋषि बन गया, तो उसके जीवन में ये कम हुआ, ये ज्यादा हुआ। और कोई 70-80 साल तक इसी वाले काम पे लगा रहता है, कोई 80 साल तक सिर्फ अर्थ कर रहा है, तो कोई 40 साल में ही धर्म पे आ गया, कोई 5 साल में ही मोक्ष की प्राप्ति कर लिया। तो ये अलग अलग है, आपके ऊपर है कि आप किस में रुक जाते हो। करना आपको सब कुछ है, आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते। आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब पे जाना है, आपके ऊपर है कि आप कितना डिवोट होते हो किस पे। ठीक है, आप देखते होगे ना अपने समाज में कि कई दादा परदादा होते हैं कि मरने वाले हैं, लेकिन बच्चों को बुला के कर रहे हैं, कह रहे वो वाला केस का क्या हुआ, उस जमीन का क्या हुआ, बंटवारा क्यों नहीं हुआ, वो पैसा 2 लाख रुपए लिया था क्यों नहीं दिया। भाई साहब, आप जाने वाले हो, 2-4 दिन के मेहमान हो, लेकिन आप अभी भी कहाँ अटके पड़े हो? अर्थ। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना डिवोट होते हो। ठीक है, लास्ट 5 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिलीजन के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस एक चीज़ याद रखना कि ये बहुत ही भौतिकवादी हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ मैंने वीडियो देख रहा था अपना ही, मतलब लास्ट क्लास वाला, तो उसमें मैंने गलती से बोला तो भौतिक था लेकिन लिख भौगोलिक दिया था। आप लोग नोटिस किए थे क्या? है ना, तो बता दिया करो थोड़ा सा। कई बार क्या होता है कि दिमाग में कुछ और चलता है तो अपन लिख गलत देते हैं। मेटेरियलिस्टिक के साथ साथ मैंने भौगोलिक लिख दिया था, तो उसको देख लीजिए और सुधार लीजिएगा, वो भौतिक होता है। आई थिंक बोला मैंने भौतिक ही था। तो याद रखना, ये अभी भी मेटेरियलिस्टिक ही चल रहा है, स्पिरिचुअल भक्ति नहीं आया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यज्ञ अनुष्ठान की मात्रा या फिर आप क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अथर्ववेद आ गया है ना, और इसकी संख्या जब जैसे ही बढ़ेगी तो पुरोहित का जो महत्व है, पुरोहित का महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यज्ञ करवाएगा कौन? पुरोहित हो तो करवाएगा। तो इसलिए पुरोहित की या पुजारी की, पृष्ठ की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना बच्चे कि जो ऋग्वैदिक जो गॉड हुआ करते थे, जैसे इंद्र के बारे में हमने पढ़ा, अग्नि के बारे में हमने पढ़ा, वरुण के बारे में पढ़ा था, मारुत के बारे में पढ़ा था, अब इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब ये चले गए वापस, है ना, अब इन भगवान को कोई नहीं पूछ रहा। अब यहाँ पे 3 भगवान जो हैं वो महत्वपूर्ण हो गए। कौन कौन से 3 भगवान? सुन लो इधर। सबसे पहले जो हैं इनको आप प्रजापति कहते हो। क्या कहते हो बच्चे? प्रजापति। ये जो प्रजापति हैं इन्हीं को हम ब्रह्मा भी कहते हैं, ब्रह्मा जी को ही हम प्रजापति कहते हैं। ये भगवान इमर्ज हुए। दूसरे जो भगवान थे इनको हम रुद्र कहते हैं, रुद्र, ठीक है। और तीसरे जो भगवान हैं इनको हम विष्णु कहते हैं। विष्णु जी ऋग्वेद में भी थे लेकिन छोटे भगवान थे, यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ गई, ठीक है। इनको कहा जाता है क्रिएटर, इनको कहा जाता है संरक्षक, और इनको क्या कहा जाता है? विनाशक, है ना। तो ये बनाते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं और ये विनाश करते हैं, ठीक है। रुद्र को याद रखना पशुओं की देवता भी कहा जाता है, पशुओं की देवता। और ये रुद्र मैं बता दूं शिव भगवान के ही पुराना वर्जन है ना, तो याद रखिएगा। हाँ, प्रजापति
पशुपति, उसके बाद रुद्र, उसके बाद शिव। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ा। तो ये 3 भगवान हमारे लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। याद रखना, अभी भी भक्ति नहीं आया है, भक्ति आएगा बाद में। भौतिकवादी भौतिक चीज़ें चल रही है, यज्ञ अनुष्ठान बहुत ज़्यादा होता है, पुरोहित की महत्व जो है बढ़ गई है। ये ऋग्वैदिक भगवान अब इम्पोर्टेंस नहीं रखते। यहाँ पे 3 अलग अलग भगवान को देखने को मिला है, प्रजापति, रुद्र और विष्णु। एक चीज़ याद रखना बच्चे कि जो हमने पूषण पढ़ा था, ठीक है, पूषण पहले किसके देवता थे? एनिमल, है ना, पशुओं के देवता। लेकिन अब पशुओं के देवता कौन हो गए? रुद्र। तो पूषण क्या कहलाएंगे? दासों के देवता। तो ये लेटर वैदिक एज में दासों के देवता हो गए, जो कि पहले ऋग वैदिक एज में क्या थे? पशुओं के देवता। ठीक है, लिख लीजिए। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होती है। चैप्टर 3 था ना हमारा? 4 था भाई। 4 टॉपिक हो गया। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। पूछना है किसी को कुछ? भगवान होते, देखो स्पिरिचुअल चीज़ एक होती है, जैसे आप, मैं कई बार भी बता चुका हूँ, आप भगवान के पास जाते हो तो क्या एकदम हाथ में कुछ लेके जाते हो क्या? भगवान आइए, स्टॉप, ये लो 50,000, ऐसा होता है क्या? हम सिर्फ हाथ जोड़ने जाते हैं, भक्ति शो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल, है ना। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको कुछ चाहिए, मान लो आपको बेटा चाहिए, बलि दो, यज्ञ करो, यज्ञ करोगे तभी मिलेगा, कुछ दोगे तो मिलेगा। इसको भौतिकवादी बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ चाहिए। आज हमको कुछ नहीं चाहिए भगवान से। हम कई बार भगवान को थैंक यू बोलने भी चल देते हैं। होता है नहीं होता है? आप लोग जाते हो ना, तो ये होता है स्पिरिचुअल चीज़ें। भक्ति अभी नहीं आया है, अभी सिर्फ हमको कुछ चाहिए तो क्या करोगे? यज्ञ करोगे। ठीक है, नहीं, शूद्र को दास नहीं, वही वाला दास, दास और दस्यु जो था ना, उसी को। आइडल वर्शिप भी नहीं था। मूर्ति पूजा नहीं था। पेंटिंग भी नहीं। ऐसा होता है ना कि भगवान ने ये दुनिया बनाया है, प्रजापति भगवान, ब्रह्मा जी, ऐसा होता है ना। हो गया बच्चे? कुछ पूछना है और किसी को? हाँ, यहाँ पे उतना नहीं मिलता। जितने भी ऋग वैदिक के भगवान थे वो सब अब, चलिए, तो हमने ये प्रीलिम्स का तो क्वेश्चन कर लिया था। हाँ हाँ, ठीक है, बताया वही था, आप लोगों ने ही जबरदस्ती किया है। नाम है बेटा। हाँ, नहीं, उसका मतलब ब्लैक और वाइट नहीं था, नाम है श्वेत और कृष्ण, 2 प्रकार हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन ना बहुत इजी पूछा है, तो मैं तो इसको डिस्कस नहीं करने वाला, आप डिस्कस करोगे। वैदिक समाज, इधर देखो, वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है? वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है? क्या आपको लगता है कि इनमें से कुछ विशेषताएं आज भी भारतीय समाज में प्रचलित हैं? लगता है आपको? सिंपल नहीं बोलना है यार। तुम व्यापम का एग्जाम नहीं दे रहे हो, ठीक है कि नहीं? ऐसे नहीं होता है। देखो, सिंपल चीज है कि जो वहां पे था कंटिन्यूअस में आज भी तो है ना, ब्रह्मा भगवान है ना, है कि नहीं है? आज भी हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, आज भी हम रुद्र भगवान या शंकर भगवान की पूजा करते हैं। समाज की बात करें तो महिलाओं की स्थिति आज सुधरी है, बट वैसे ही तो लगभग कुछ है। यज्ञ अनुष्ठान आज भी तो करते हैं, बट थोड़ा कम, रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है बहुत मास लेवल पे करते हैं, बट करते तो हैं। आज भी लव मैरिज है, तो नियोग विवाह आज उतना नहीं है, लेकिन कर तो लेते हैं कोई कोई। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में आज भी वो चला जा रहा है। आश्रम व्यवस्था आज भी मानते हैं, भले ही
प्योर फॉर्म में ना मानते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको डिस्कस करनी है। जैसे भूमिका में हम क्या लिख सकते हैं कि 1500 से 500 ईसा पूर्व तक फैला वैदिक काल भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युग के रूप में खड़ा है, जिसे भारतीय समाज की आधारभूत संरचनाओं को स्थापित किया। यह काल प्रारंभिक वैदिक साहित्य के विकास और उन सामाजिक, मतलब बेसिकली आपको वैदिक काल के बारे में भूमिका लिखना है, ठीक है। और उसके बाद मुख्य पार्ट में हम धर्म और समाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सामाजिक संरचना के बारे में देखें तो हमने वर्ण व्यवस्था बता दिया कि 4 वर्णों में बटा है। अरे आज भी तो व्यवस्था है कि नहीं है? आज जाति इंक्लूड हो गया है, बट वर्ण व्यवस्था तो है ना। तो हमने सबसे पहले वर्ण व्यवस्था डिस्कस कर लिया। फिर अगर आप देखो तो महिलाओं की स्थिति हमने देख लिया। जो टॉपिक मैंने आपको जिस तरीके से पढ़ाया वही आपको थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। हमने महिलाओं की स्थिति देख ली, पारिवारिक संरचना देख लिया कि भैया पितृसत्तात्मक था, परिवार का मुखिया सबसे बड़ा पुरुष होता था, है ना, वही सबको संभालता था। हालांकि परिवार आपस में मिलजुल के काम करते थे, लेकिन पितृसत्तात्मक तो था। आर्थिक पहलू देख लिए कि यहाँ पे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था, कृषि ही तो था, ठीक है। उसके अलावा पशुपालन भी थे, व्यापार किया करते थे, ठीक है, मतलब घरेलू व्यापार भी होता था, बाहर से भी व्यापार होता था। हमने व्यवसाय देख लिया, ठीक है। राजनीतिक संगठन में ये कबीलाई जनजाति थी, ट्राइबल चिफडम था, ये सब हमने डिस्कस किया है। राजा और सभाएं हुआ करती थी, जिसमें सभा और समिति जो है वो मिलके काम किया करती थी। उसके बाद ये जब हो गया तो अब हम धर्म की तरफ चले तो देवता, प्रमुख देवता जो है इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, ये सब प्रमुख देवता माने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, बट आपको यहाँ पे लिखना था। पुजारियों की भूमिका बढ़ने लगी, क्योंकि अब जो पुजारी है वही यज्ञ अनुष्ठान करवाएगा, तो उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगी। आज भी ब्राह्मणों की या पुजारियों की भूमिका है समाज में, ठीक है, तो कंटिन्यूअस है। साहित्य में हमने ये 4 साहित्य के बारे में देखा जो कि विभिन्न अनुष्ठानों के बारे में बताता है। ब्राह्मण और अरण्यक के बारे में थोड़ा सा जोड़ दिया। अब जब हमने पूरा पहले का बता दिया, अब आज की आधुनिक समाज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या प्रासंगिकता है, उनके बारे में क्या रिलेवेंसी है, ठीक है। जैसे आज भी अनुष्ठान में देखोगे तो विवाह, गृह प्रवेश जैसे कई समकालीन चीजें आज भी होती हैं, जो कि पहले भी था। आज भी हम गृह प्रवेश करते हैं, आज भी हम विवाह करते हैं। दार्शनिक शिक्षाएं में जो धर्म, कर्म, अर्थ ये सब बताया मैं आपको, वो आज भी चलता है। पुरुषार्थ आज भी चलता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आज भी आप देखोगे, गांव में जाओगे तो लोग कहते हैं अब हमारा ये पैसे कमाने का उम्र चला गया, अब हमारा ये काम करने का उम्र चला गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सामाजिक पहलू देखोगे तो आज जाति व्यवस्था है, जो कि इस समय वर्ण व्यवस्था हुआ करता था, लेकिन आज उसी में जाति व्यवस्था इंक्लूड हो गया है। परिवार की संरचना आप देखोगे तो अभी भी पितृसत्तात्मक है। आज भी हम संयुक्त परिवार रहते हैं, मिलजुल कर डिसाइड करते हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक तो है ना, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी में तो चल रहा है। तो यही सारी चीजें लिखनी थी। सांस्कृतिक चीजों में देखोगे तो आयुर्वेद में चिकित्सा के बारे में दिया गया है, आज भी तो चिकित्सा है, ठीक है। आज भी तो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, जड़ी बूटी वाला डॉक्टर क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक। तो आज भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो सब चल ही रहा है, जो कि आयुर्वेद में बताया गया था, सिंपल सी बातें। तो ये सारी चीजें हमको लिखनी थी। इंग्लिश में भी सेम चीजें हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। वर्ण सिस्टम हमने लिख लिए, वुमेन की पोजीशन देख लिया, ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ठीक है, ऑक्यूपेशन देखा, ट्रेड देखा, ट्राइबल पॉलिटिक्स देखा। तो ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं कंपेयर करोगे। समझ में आया कैसे लिखना है? कल लिख के लाओगे, मतलब परसों, ठीक है। कल संडे है, आप लोग लिखो, ये पीपीटी है आपके पास, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा है, अंडरलाइन द चेंज इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड। यानी कि ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में समाज और आर्थिक व्यवस्था कैसे बदला, इसके बारे में आपको पूछा है। ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक समाज और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को रेखांकित करें। सिंपल हमको दिख रहा था, है ना। हमने ऋग वैदिक काल का आर्थिक स्थिति देखा, हमने उत्तर वैदिक काल का आर्थिक स्थिति, सेम समाज के बारे में। भूमिका क्या लिखोगे? सिंपल वेद के बारे में बताओगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में। अब आते हैं ओरिजिनल मुख्य बात। ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए? वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। पहले लचीला था, फिर बाद में क्या हो गया? कठोर हो गया। पहले काम के आधार पर था, बाद में जन्म। ऐसा नहीं है कि जो ये लिखा हूं वही लिखोगे, आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो। लचीला कठोर के जगह पे आप ये कर सकते हो कि जन्म आधारित था, कर्म आधारित था। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे जोड़ सकते हो।
ब्राह्मण क्षत्रिय का प्रभुत्व ज़्यादा हुआ, है ना। पुरुष सूक्त 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन करता है, ये सब चीज़ें बता सकते हो आप। इसमें ये भी लिख सकते हो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। पितृसत्तात्मक समाज था, है ना। उसके अलावा राजनीतिक परिवर्तन बता सकते हो कि पहले सभा समिति का महत्व था, अब कम हो गया, धीरे से कम हुआ था, तो ये चीजें आप बता सकते हो। जैसे उत्तर वैदिक काल में राजाओं ने सत्ता का केंद्रीकरण शुरू कर दिया, अब सभा समिति भाड़ में जाओ, सारी शक्ति मेरे पास, तो ये बदलाव हो गए। धार्मिक बदलाव क्या हुआ कि पहले हम इंद्र देवता जैसे प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे, बाद में हमने प्रजापति, है ना, रुद्र, विष्णु, इनकी पूजा करना शुरू कर दिया, तो ये सारी चीजें बदलाव हुई। उसके अलावा अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुआ, पहले हम पशुपालन पे जोर देते थे, अब हमने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था देख ली। शुरुआत में हम पशुपालन करते थे, बाद में हमने कृषि को बढ़ावा दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि गंगा घाटी में लोहे के हलों के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि की। अब ये कंफ्यूज मत होना कि सर आपने लकड़ी के हल बताए हैं, मैंने हल लकड़ी का बताया, फाल जो लगता था वो तो लोहा होता था, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। भूमि का स्वामित्व, निजी भूमि स्वामित्व का उदय होने लग गया। पहले हम सब एक साथ मिलकर काम करते थे, अब बेटा मैं लड़ूंगा जमीन के लिए, ये जमीन मेरा है, बात समझ में आ रही है। जमीन के लिए युद्ध होने लगा, राष्ट्र वर्ड आया, तो ये सारी चीजें बदलाव हुई। व्यापार और वाणिज्य में भी बदलाव हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली पर ही आधारित था, लेकिन अब ये श्रेणी के बारे में थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे, महाजनपद का टॉपिक है, यहाँ पे डालोगे तो चल जाएगा। पशुधन से भूमि धन की ओर, पहले पशु हमारा धन होता था, पशु के लिए लड़ाई होती थी, बाद में भूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण होने लगा। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से निष्कर्ष डाल दोगे, हो गया हमारा। 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इजी, मेरे को लगता है इससे इजी क्वेश्चन क्या ही पूछेगा, ठीक है। आपको आइडिया भी हो गया, कल आप लोग लिखोगे और नहीं लिखोगे तो मत आना, नहीं तो कल मैं बढ़िया सुनाऊंगा फिर, ठीक है। हाँ, तो ऐसा प्लानिंग मत करो कि ठीक है सर तो छुट्टी दे दिए तो परसों चलते हैं घूमने फिर कहीं, ऐसा नहीं है, आना है बट लिख के लाना है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। परसों हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे, जिसमें हम रिलीजन पढ़ेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे, वो लंबा टॉपिक जाएगा, लंबा इन द सेंस इतना ही लंबा जाएगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले से कुछ पढ़ के आना पड़ेगा। तो मैं एक PDF भेज दूंगा, ठीक है, वो अभी हिंदी में है, तो आप इंग्लिश वाले भी ना कम से कम उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए, और किसी को कोई डाउट बेटा, कुछ पूछना है बताइए, पूछना है तो। जब वैदिक एज बोले तो दोनों का पूछा है, दोनों का लिखोगे, हाँ, कि ऋग वैदिक काल में अच्छा था, उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा डिक्लाइन हो। वाय बताना क्यों आप लिख रहे हो, तो बताना कि विधत समाप्त कर दिया गया, सभा से महिलाओं को हटा दिया गया, ये चीज़ें आपको लिखनी है। हाँ, दोनों को लिखना है। जब भी वैदिक एज पूछे मतलब आपसे वो 1500 से लेके 500 या 600 की बात कर रहा है। कितने पेज में लिख लेना, 10-15 पेज में। पहली बार लिखोगी एटलीस्ट 2 पेज, 10 मार्क्स वाले के लिए 1.5 पेज या 1 पेज लिखना, 1 पेज से थोड़ा सा ज़्यादा लिख लेना, और जो 15 मार्क्स के लिए उसको आप फिर 2 पेज लिखना। मतलब 250 वर्ड होने चाहिए, काउंट मत करने लगा 1 2 3 249 250, ऐसा काउंट नहीं करना है। एक रफली आइडिया लगा लो कि आप एक लाइन में कितना वर्ड लिखते हो, उस हिसाब से वो धीरे धीरे आएगा। अभी वर्ड लिमिट नहीं, आप लिखो बस। आप अगर 2.5 पेज भी लिखोगे मैं कुछ नहीं बोलने वाला, अभी सिर्फ लिखना है। हम बाद में टाइम पे आएंगे, बाद में फिर हम धीरे धीरे वर्ड लिमिट पे आएंगे, अभी लिखने सीखना है, ठीक है। और किसी को कुछ? सब एकदम बैग पैक करके रेडी है कि सर जैसे ही बोलेंगे तक लिया, हम तो निकल लेंगे भाई।